नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 7 तक डिस्कस कर लिया है और ये 8वां चैप्टर का नाम है ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 180 प्लस क्वेश्चन है, तो एक पार्ट में ये संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसे पार्ट 2 में डिवाइड किया है। तो आइए हम लोग पार्ट 1 को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एकॉस्टिक विज्ञानिकी की वह शाखा है जिसके अध्ययन को हम कहते हैं। तो ये ध्वनि का अध्ययन को हम लोग एकॉस्टिक कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ध्वनि के जितने भी गुण होते हैं और संचरण करने के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एक प्रकार का ऊर्जा है ध्वनि, एक प्रकार का तरंग भी है, एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। यानी कि ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का तरंग है, एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है। दोस्तों ये गलत है, ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ये ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, यानी ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अनुप्रस्थ तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है, यह तरंग द्रव के सतह पर ही चल सकती है, द्रव के भीतर नहीं। ये सही नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंग को उत्पन्न किया जा सकता है उपयुक्त में से सभी। अनुदैर्ध्य तरंग जो है गैस में भी होता है, द्रव में भी होता है और ठोस में भी होता है। ये तीनों जगह उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो अनुप्रस्थ तरंग को ये गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अनुप्रस्थ तरंग जो है गैस में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये संपीड़न कहलाता है दोस्तों। उच्च घनत्व का क्षेत्र इसको संपीड़न कहते हैं। माध्यम के कण जब एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं तो उच्च घनत्व एवं दाब उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग संपीड़न कहते हैं। और वहीं पे अगर विरलन का बात करेंगे, अगर निम्न घनत्व और दाब उत्पन्न होगा तो विरलन कहलाता है। अगर उच्च यहाँ पे उच्च का बात कर रहा है, उच्च घनत्व का, तो ये संपीड़न कहलाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरंग में समान कला वाले दो निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे दो कला यानी कि दो फेज की बात कर रहा है। इसको श्रिंग बोलते हैं और इसको गर्त बोलते हैं, और इसको भी श्रिंग बोलते हैं। और ये दोनों क्या है? एक ही फेज है। यहाँ पे क्या कह रहा है? किसी तरह के समान कला मतलब समान फेज है ये, इसको लैम्डा से डिपेंड करते हैं। इसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों। एक ही फेज की बात कर रहा है, समान कला मतलब एक फेज होता है। और वहीं पे अगर ये बात करेंगे, ये श्रिंग और गर्त का ही बात करेंगे, तो ये यहाँ पे जैसे जाएगा तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी लैम्डा हो जाएगा। इसको तरंग दैर्ध्य ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग का आयाम किसे कहते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में है माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान से किसी भी तर किसी भी तरफ तय की गई दूरी अधिकतम होती है। इसको क्या कहते हैं? माध्यम के तरंग का आयाम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर डायग्राम से देखना चाहेंगे तो ये हो गया और ये हो गया। ये जो है दोस्तों, ये इसी को एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कहते हैं। और इसके बीच ये जो है महत्तम, ये डिस्टेंस जो है, ये जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग के आवृत्ति तथा आवर्तकाल के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति बराबर n इक्वल टू होता है 1/t होता है, और आवर्तकाल जो है टाइम पीरियड, ये t ही होता है। तो अगर इसको हम n अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल को इसको अति करेंगे, इसको आवृत्ति और अगर आवर्तकाल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/t इंटू टी हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंग में दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा हवा का दबाव के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमिक श्रृंग अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, यानी कि लैम्डा, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरंग दैर्घ्य का आवर्तकाल के विभाजन करने के प्राप्त होने वाली राशि निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तरंग का वेग होगा, क्योंकि हम लोग को पता है v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू लैम्डा बाय टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई अनुदैर्घ्य तरंग किसी निश्चित माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम में शुरू से अंत तक संचरित होने वाली राशि को कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ऊर्जा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तरंग की आवृत्ति म्यू है तथा तरंग दैर्घ्य एन लैम्डा है तो तरंग का वेग होगा, क्योंकि v इक्वल टू होता है एन लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पे एन यहाँ पे आवृत्ति होता है, तो यहाँ पे आवृत्ति म्यू दिया हुआ है तो ये म्यू लैम्डा हो जाएगा, यानी कि v हो जाएगा आंसर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व किसी ध्वनि के तरंग एक संपूर्ण दोलन लगने वाला समय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्तकाल हो जाएगा। आवर्तकाल होता है t इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसकी प्रकृति अनुदैर्घ्य है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। अब बाकी सब जितना है इसमें सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऊष्मा का विकिरण हो जाएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाँ, ये दोस्तों कैथोड किरण नहीं होगा, क्योंकि कैथोड किरण जो है इलेक्ट्रॉनों की एक प्रकार की धारा है, और ये जो अपशब्द तरंग या प्रासव, ये ध्वनि तरंग है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए अस्तित्व का सर्वप्रथम प्रदर्शन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आवेशों की त्वरित गति हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, आवेशों की त्वरित गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाला तरंग निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। आपको दोस्तों एक याद रखना है, गा ए प द आ सु रे दी। इसको आप दोस्तों याद रखना है, गाय पद असुर दे, और इसको इस तरह से ऑर्डर रखना है, जैसे इसको लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इसका लेमडा की मतलब ये वेवलेंथ बढ़ेगा और इसका आवृत्ति जो है एन घटेगा वो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाला तरंग निम्न में से कौन है? तो आवृत्ति मतलब ये इधर घटेगा तो इसका मतलब गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगा, इसलिए ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे ज्यादा बढ़ते क्रम में बोल रहा है तो सबसे ज्यादा हो जाएगा बढ़ते क्रम, ही है ना, बढ़ते क्रम में तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा 4 में गामा का सबसे ज्यादा और सबसे कम हो जाएगा रेडियो तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाला तरंग निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग का संरचना होता है, संचरण होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों विद्युत क्षेत्र के लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोनों हो जाएगा आंसर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, एक में इन तरंगों का अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन हो सकता है। ये तरंग निर्वात में भी गमन कर सकती है। इनमें विद्युत और चुंबकीय घटक होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा एक्स किरण तथा रेडियो तरंग का निर्वात में वेग क्रमशः वी एक्स, वी वाई तथा वी जेड है, तो इनके वेगों के बीच का संबंध क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये होता है सी के बराबर होता है। ये सी का क्या होता है, ये प्रकाश के चाल बराबर होता है। इसका होता है 3 इंटू सॉरी ये इसकी सी के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है, ये विशेषता नहीं, ये ध्वनि तरंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य का क्रम होता है, इसका होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, या इसको 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग ध्वनि तरंगों और जल तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सही। ये ऊर्जा का वहन करती है, ये परावर्तन दिखाती है, ये दाब डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो, आइजक न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में गतिमान तरंग की आवृत्ति दोगुना हो जाए तो इसका तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तरंग किसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकती है? ये ऊर्जा हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि सी हो जाएगा। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से एक गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ध्वनि तरंग जो है ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ध्रुवन को प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की आवृत्ति परिसर जिसके मानव सुन सकता है, तो ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 यानी कि सी हो जाएगा आंसर। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 20,000 किलो, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का एक रूप है। अपसर्व तरंग की आवृत्ति होती है, अपसर्व की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप एवं ज्वालामुखी उद्गार के समय भूतल से किस तरंगों की उत्पत्ति होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसर्व तरंग की उत्पत्ति होती है। निम्नलिखित में से एक प्रासर्व ध्वनि तरंग डैश की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में संचरित नहीं कर सकती है ध्वनि, क्योंकि ध्वनि को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासर्व तरंगे को किसने सर्वप्रथम सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, गाल्टन ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसर्व तरंगे, सर्व तरंगे तथा परासर्व तरंगे के संबंध में निम्नलिखित कथन से कौन सा एक सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवा में इनका वेग समान होता है। कीट हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंग हो जाएगा। बहुमूल्य पत्थरों की पहचान करने में कौन तरंग सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा अवरक्त किरण हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। इस अवरक्त किरण को, इसको क्या इंफ्रावेव कहते हैं, इंफ्रावेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानों की आंतरिक भाग की सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा परासर्व तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरव ध्वनि तरंगों की तुलना में परासर्व तरंगे उच्चतर आवृत्ति वाली होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी है जो हवा में उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि वे परासर्व तरंगे उत्पन्न करती है जो उसका नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार संप्रेषण में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो रडार संप्रेषण में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुमूल्य पत्थर और खराब हीरे की पहचान करने में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। बहुमूल्य पत्थर की पहचान करने में और खराब हीरे की पहचान करने में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर 8 के सभी क्वेश्चन को, पार्ट 1 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 लेकर के। धन्यवाद दोस्तों।